हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको जो ऋग्वैदिक युग पढ़ा चुके हैं और उसमें से अध्ययन करते हम लोग पहुंच चुके ऋग्वैदिक युग की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति, उसमें से हम जो पिछले क्लास में आपको राजनीतिक स्थितियों के बारे में बता चुके हैं, अब हम आगे आपको सामाजिक स्थिति के बारे में बताएंगे। ध्यान रहे, हम पिछले क्लास में आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में बता चुके कि ऋग्वैदिक युग में हम पंचजन्य यानी 5 आर्य जन या आर्य कबीलों की चर्चा पाते हैं। पांचों आर्य कबीले हमने बताए थे आपको, यदु, पुरु, अनु, द्रुहु और तुर्वसु। ये 5 आर्य कबीले होते थे। इनसे इतर या इनसे अलग एक कबीला होता था भरत जन, और भरत जन के राजा सुदास थे। हम आपको बता चुके हैं उस युग की राजनीतिक स्थितियों में आर्यों के बीच आपस में युद्ध भी हुए पुरोहितों की नियुक्ति को लेकर। पुरोहितों की नियुक्ति को लेकर कुछ यूँ हमने बताया था कि आदि ऋषि वशिष्ठ आर्य जनों के पुरोहित थे, लेकिन पंचजन्य यानी 5 आर्य कबीलों ने वशिष्ठ की जगह विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया, और भरत जन पर भी उन्होंने ऐसा ही दबाव डाला तथा न मानने पर अंततः भरत जन तथा पंचजन्य के बीच युद्ध हुई। 5 आर्य कबीले उनका साथ दे दिया 5 अनार्य कबीलों ने, जिन्हें अनार्य कबीलों को कहा जाता था अनिल, पथ्य, विषाणिल, भलानस और शिवी। तो उधर हो गए 10, इधर हो गए अकेले भरत जन, इसीलिए इसको 10 राग युद्ध कहा गया। और 10 राग युद्ध रावी यानी परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसका परिणाम रहा कि अंततः भरत जन की जीत हुई। राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को परास्त किया। हमने आपको ये भी बताया था कि आर्य जन के राजनीतिक संगठन किस तरह से थे। ग्राम, पहले परिवार, फिर ग्राम, उसके बाद विश्व, फिर जन। जन मतलब कबीला। सबके अधिकारियों के नाम भी हमने बताए थे कि परिवार का मुखिया कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का मुखिया विश्वपति और जन का मुखिया जनपति या जनराजनस्य या राजा। उसके बाद हमने बताया था राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। आर्य अपनी राजनीतिक संस्थाओं में सभा, समिति और विदत के द्वारा अपनी सत्ता का संचालन करते थे, शासन प्रशासन का संचालन करते थे। उसमें यह भी बताया गया कि सभा और विदत में सम्भ्रांत लोग भाग लेते थे और स्त्रियां भी भाग लेती थी, लेकिन समिति में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी और जन सामान्य लोग भाग लेते थे। समिति ही राजा का चयन करती थी, राजा को मनोनीत करती थी, राजा को हटा भी सकती थी। वो जन सामान्य की लोकप्रिय संस्था थी। ये हमने आपको इसके पहले बताया था। आज हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक युग जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच चला, उसकी सामाजिक स्थिति। उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक युग की सामाजिक स्थिति, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक समाज आखिर कैसा था। तो समाज में जो जो सारी चीजें आती जाती हैं वो एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं। जैसे ऋग्वैदिक समाज आजकल की कई बुराइयों से मुक्त था। यद्यपि हमारा ऋग्वैदिक समाज वर्ण आधारित समाज था। समाज में 4 वर्णों में 4 वर्गों में बटा हुआ था। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिल जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कहा गया है, ब्राह्मणों वामुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उदरो वैश्यो पदोभ्य शूद्रो विजायते। अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उनके उदर यानी पेट से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये वर्णाधारित समाज था। सबके वर्णों के
जो श्रम विभाजन के नियम भी तय थे। इस तरह से वर्ण आधारित समाज जो था उसमें परिवार जो होता था वह पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक समाज, अर्थात पिताजी की प्रधानता थी। सिंधु सभ्यता में मातृ प्रधान समाज होता था और यहाँ पर पितृ प्रधान समाज होता था। सिंधु सभ्यता नगरीय संस्कृति थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति थी। तो हम लोग देख लेते हैं सामाजिक स्थिति। इसमें हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति वाली थी। ग्रामीण संस्कृति वाली सभ्यता थी। ठीक, ये मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति वाली सभ्यता थी। और इसमें दूसरी चीज हो गई परिवार। पितृ प्रधान, या यहां लिख सकते हैं समाज पितृ प्रधान था। वैदिक सभ्यता में समाज पितृ प्रधान समाज होता था। ये आगे हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे क्या है? वर्ण आधारित समाज। समाज में वर्ण व्यवस्था लागू थी। और इसमें चारों वर्णों का उल्लेख, या ये कह सकते हैं वर्ण चार थे। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ। ठीक, इसमें बताया गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, वाम से क्षत्रिय, वाम से क्षत्रिय, उदर यानी पेट, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। वर्ण आधारित समाज, भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर यानी पेट से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसका पहली बार वर्णन चारों वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो समाज में थे, इनका पहली बार वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये
आपके सामने ग्रामीण संस्कृति, पितृ प्रधान समाज, 4 वर्णों पर आधारित समाज है। अगला हम इसमें ये देख लेते हैं कि अभी इसमें परिवार जिसका मुखिया कुलक कहलाता था, वह परिवार का कुल वृद्ध होता था और उसकी विशेषताएं थी क्या क्या, इसको हम लोग जाने। जैसे यहाँ तक तो आ रहा है, तो यहाँ तक आ रहा है, ओके। इसमें हम लोग सामाजिक स्थिति में अब देख लेते हैं पहले परिवार। मैं पहले बता चुका हूं, मुखिया होता था, कुलक अर्थात परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। सबसे बड़ा सदस्य मुखिया होता था। ठीक, दूसरा देख रहे हैं इसमें संयुक्त परिवार प्रथा थी। संयुक्त परिवार प्रथा थी। परिवार की बृहत्ता, ये बृहत्ता माने बड़ा होना, बृहत्ता ही उसकी समृद्धि थी। समृद्धि मानी जाती थी। परिवार का ध्यान रहे। परिवार के बाद आती है शिक्षा, एजुकेशन। देख लेते हैं हम शिक्षा की स्थिति क्या है, एजुकेशनल सिस्टम क्या है। इसमें शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले थे। शिक्षा पहली बार गुरुकुलों में दी जाती थी। शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी और शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले थे। ये परिवार में जो शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा सबके लिए खुले थे। स्त्री पुरुष सभी वर्ण शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा गुरुकुलों में गुरु जी देते थे। शिक्षा के बाद हम लोग देख लेते हैं विवाह। विवाह जो होते थे पूर्ण वयस्क अवस्था में होते थे, अर्थात बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह नहीं होते थे। पहली बात, बाल विवाह नहीं होते थे। और क्या देखिए जिसमें है, बाल विवाह नहीं होते थे। इसके साथ साथ जो अगला है वो है विधवा विवाह होते थे। विधवा विवाह होते थे। सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था। विधवा विवाह होता था। ऐसी स्त्रियों को यदि ऐसी कोई आपात स्थिति आ गई तो उनके देवर से उनके विवाह किए जाते थे, जिसे द्विवर विवाह कहा जाता है।
जो पति के समजात भाइयों में ये विवाह संभव थे, ऐसा होता था। नियोग प्रथा थी। इसका अर्थ हुआ, बाद में हालांकि बंद हो गई। नियोग प्रथा का अर्थ हुआ कि स्त्री केवल पुत्र प्राप्ति के हेतु ऐसे लोगों से, देवर जैसे संबंध के लोगों से संबंध बनाकर पुत्रोत्पत्ति के बाद फिर वो स्वतंत्र अपने पुत्रों के साथ जीवन निर्वाह करें, इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। यानी नियोग प्रथा भी अस्तित्व में थी। इतनी चीजें आपके सामने हैं। ध्यान रहे, कन्याओं की जहां तक बात है तो कन्याओं के विधिवत शिक्षा दीक्षा होते थे। कन्या विदाई के समय जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसे वाहतु कहा जाता था, उस पर उसी का अधिकार था। कन्या विदाई के समय प्राप्त उपहार वाहतु कहलाते थे। कन्या विदाई के समय प्राप्त उपहार वाहतु कहे जाते थे। हम इसमें मिटाकर अब थोड़ा सा स्त्रियों की दशा के बारे में भी बता दें। इसमें एक चीज हमने बताना अभी भुला दिया था। अक्सर वहाँ कन्याओं के विवाह 16 से 17 वर्ष के बीच, पुरुषों के विवाह 25 वर्ष के बीच किए जाते थे। 16 वर्ष और 25 वर्ष पूर्व विवाहावस्था में लोगों के विवाह किए जाते थे। और वैदिक युग की विदुषी स्त्री, विदुषी माने विद्वान स्त्रियां होती थी, लोकमुद्रा, अपाला, विश्वारा, घोषा, सिक्ता, नीनावरी, ये उस युग की स्त्रियां हैं जो अत्यंत विद्वान थी। इनमें से लोकमुद्रा और तमाम महात्मा अगस्त्य की पुत्री पत्नी थी। इन लोगों के द्वारा बोले गए मंत्र भी ऋग्वेद में बताए जाते हैं। ये स्त्रियों की दशा हो गई। ध्यान रहे, आर्यों का वस्त्र और खान पान बड़ा ही सरल था। जैसे आप देख सकते हैं, भोजन आर्य मूलतः शाकाहारी थे, शाकाहारी थे, किंतु खास अवसरों पर वे सुरापान यानी शराब पीते थे। शराब पीना, मांसाहार भी करते थे। ध्यान रहे, ये शराब मांस ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध था, जबकि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन लोगों के लिए स्वैच्छिक था। मतलब इच्छा करे तो पिए खाए, नहीं इच्छा करे तो न पिए खाए, अच्छा ही। अन्य 3 वर्णों के लिए स्वैच्छिक, ब्राह्मणों के लिए पूरी तरह निषिद्ध था। ऐसा तो आर्य मूलतः शाकाहारी थे, खास अवसरों पर सुरापान यानी शराब पीते थे और मांसाहार करते थे। ध्यान रहे, गाय को अघन्या अर्थात वध न करने योग्य कहा गया। गाय को अघन्या यानी वध न करने योग्य, गोवध नहीं हो सकता था, इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता था गायों के वध को। अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ विवाह, भोजन इत्यादि हो ही गए।
अब हम लोग इसमें देख लेते हैं अगला आर्यों की जो पहनावे ओढ़ावे थे, वस्त्र। आर्य स्त्रियां साड़ी तथा पुरुष सिर पर पगड़ी, पगड़ी इसको उसड़ी कहा जाता था। सिर पर पगड़ी, उसके बाद अधिवास, शरीर पर अंगरखा धारण करना, अधिवास, कटिवास, धोती और अंगरखा, गमछा इत्यादि धारण करते थे। ये आर्य स्त्रियां साड़ी तथा पुरुष सिर पर पगड़ी, उसड़ी, अधिवास, कटिवास तथा अंगरखा धारण करते थे। ये आर्यों की सामाजिक स्थितियां हैं, अर्थात उस तरह के लोग किस किस तरह से रहते थे। ध्यान रहे, लोग गांव में अधिक बसते थे और गांव में उनके निवास स्थल जो होते थे वे घास फूस, बांस, छप्पर इत्यादि के बने हुए होते थे। प्रकृति के बीच आर्य रहना पसंद करते थे। झुरमुटों, जंगलों, गांवों में ही बड़े बड़े बाग इत्यादि के बीच वे रहना पसंद करते थे। तो ये आज आपकी सामाजिक स्थिति रही। नेक्स्ट हम जब आपको बताएंगे अगला, तो सामाजिक स्थितियों के बाद हम राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक सामाजिक बाद हम उसके बाद आगे आपको बताएंगे। इसके बाद आर्थिक और धार्मिक स्थिति। आज इतना ही। थैंक यू क्लास।